आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग नंबर 21 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने घर में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिसिटी की लाइन में छोटे मोटे काम करने को लेकर क्या क्या सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है उन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इंडस्ट्री तथा कमर्शियल जगहों पर इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड इक्विपमेंट और छोटे मोटे काम करने को लेकर हमें क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है उन सब के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी जगह पे यूज़ करते हैं तो उसका बिहेवियर सेम रहता है। बस फ़र्क इतना है कि घर में यूज़ होने वाले उपकरणों से हम अच्छी तरह से परिचित होते हैं, यानी फैमिलर होते हैं। उन्हें काम करने के लिए भी बहुत गिने चुने लोग होते हैं, यानी उनकी सबकी अपनी अपनी ओनरशिप भी रहती है। वहीं पर यदि हम इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर इक्विपमेंट भी ज़्यादा होते हैं और उसके साथ ही वहाँ पर काम करने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कई बार दूसरों की गलती से भी हमें सावधान होना पड़ता है। मशीनें ज़्यादा होने के साथ साथ वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से लेकर के इक्विपमेंट तक का डिस्टेंस भी काफ़ी लंबा होता है। बहुत सारे इक्विपमेंट एक ही लाइन में कनेक्ट होते हैं और डिस्टेंस लंबा होने की वजह से साथ में इक्विपमेंट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर हमें जॉइंट भी ज़्यादा मिलते हैं, यानी जहाँ जॉइंट होगा वहाँ स्पार्किंग के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी हमें वहाँ उनसे भी अपने आप को सेफ करके रखना पड़ता है। उसके साथ ही यदि एक मशीन में कहीं लीकेज की प्रॉब्लम आती है तो वो दूसरी मशीन को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, क्योंकि सारी मशीनें एक ही लाइन में एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। वैसे भी इंडस्ट्री में ज़्यादातर इक्विपमेंट की जो बॉडी है वो मेटल से बनी हुई होती है, जिसके ऊपर जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें लीकेज की संभावना ज़्यादा रहती है। कुल मिलाकर के ज़्यादा मशीन होने की वजह से और लीकेज की संभावना बनी रहने की वजह से जिस मशीन पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पर भी बॉडी पे फेस आने की संभावना बन जाती है। इसके साथ ही जहाँ हम घर पर 230 वोल्ट की सप्लाई यूज़ करते थे, वहीं इंडस्ट्री में हमें 230 के साथ साथ 440 वोल्ट यानी डबल फेस सप्लाई की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे भी होते हैं जो 440 वोल्ट पर रन करते हैं। इन दो सप्लाई के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट भी होते हैं जिन पर हाई वोल्टेज भी जनरेट होती है, यानी आगे कई ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां पर हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। वहां पर कई मशीनों में हाई वोल्टेज भी जनरेट होती है। ज़रूरी नहीं कि हम जिस मशीन पर काम कर रहे हैं उस पर यानी उस मशीन में लीकेज की प्रॉब्लम हो, लेकिन यदि उस लाइन में कोई दूसरी मशीन लाइन में कनेक्ट है और वो मशीन कहीं किसी वजह से हमारी मशीन के साथ कांटेक्ट में आती है तो हमारी मशीन पे भी फेस आने की संभावना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर मशीन के अंदर यदि फेस है भी और यदि हम अर्थ से अपने आप को आइसोलेट करके रखे हैं, यानी हम अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, यानी उस केस में हमें शॉक नहीं लगेगा। यानी अर्थ से जमीन से अपने आप को आइसोलेट कर करके ही रखना है, ताकि यदि मशीन के अंदर थोड़ा बहुत फेस आ भी जाए तो कम से कम उसे न्यूट्रल या अर्थ ना मिलने की वजह से हम शॉक से बच जाएं। हमने पिछले ब्लॉग में जो एक्सपीरियंस शेयर किया था तो हम यदि थोड़ा सा उसको गौर से देखें कि वहाँ पर क्या क्या गलतियाँ थी, यानी वो गलतियाँ ना होती
तो उस लड़के के साथ ये हादसा ना होता। सबसे बड़ी चीज बरसात का टाइम था, यानी एटमॉस्फेयर में हर जगह बहुत ज़्यादा नमी थी। काम करने के लिए जगह सही नहीं थी, यानी वो चारपाई पे बैठा था। इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटेड इक्विपमेंट पर काम करने के हिसाब से उस टाइम पे उसमें एक अलर्टनेस नहीं थी, यानी एक एक्टिवनेस नहीं थी। बैठने की पोजीशन सही नहीं थी, यानी बहुत सारी ऐसी गलतियां थी जो हमें इलेक्ट्रिसिटी लाइन पर काम करने के टाइम पर हमें उन गलतियों से बचना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें उस चीज़ से सबक लेते हुए हमें कुछ पॉइंटों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। यानी जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी लाइन पर काम करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट, हमें अपने आप में एकदम एक्टिव होकर के काम करना होता है। सेकंड, हमें बिना सेफ्टी शूज़ के कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड इक्विपमेंट को ऑपरेट नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड इक्विपमेंट, बल्कि इलेक्ट्रिकल्स के हर इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए हमारी अलर्टनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी हमारा कंसंट्रेशन टोटली उस टाइम पे हमारा उस पर्टिकुलर काम पर होना चाहिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। गीले कपड़ों के साथ या गीले जूतों के साथ हमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी लाइन पर काम नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी लाइन में काम करने के लिए हमारे टूल्स प्रॉपर होने ज़रूरी होते हैं, यानी उसका जो हैंडलिंग सिस्टम है वो एक सही मटेरियल का बना होना चाहिए, यानी टूल्स अच्छी कंपनी के होने चाहिए। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वहाँ पर पोजीशन के हिसाब से अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मैं, यदि किसी वजह से मुझे शॉक भी लगता है तो मैं अपने आप को यहाँ पर कैसे अपने आप को सेव कर सकता हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज बहुत कम या बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि इसकी वोल्टेज ये तो 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है, यानी हम यदि उस सिस्टम की बात करें तो यानी अंदर का जो सर्किट है उसका सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता था। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका इनपुट सेक्शन यानी वो एक मेन लाइन से जुड़ा हुआ है, यानी उसका मेन लाइन से कनेक्शन है जहां पर 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है। और करंट, यदि शॉक हमें यदि कम वोल्टेज का भी कहीं हमारे सेंसिटिव अंग में लगता है तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। यानी ये पॉइंट मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि कई बार हम अपने दिमाग से ही अपनी कैलकुलेशन करके ही ये दिमाग में ले लेते हैं कि कोई नहीं यार, ये तो सिर्फ इतने वोल्ट पे चलता है, यानी ये 12, 15, 18 इतने वोल्ट पे चलता है, इसमें करंट नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जिनको पता होता है, जिनको लाइन में पता होता है, वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं ये हमेशा उनके दिमाग में सेट होता है कि भाई मैं यदि फेस पे काम कर रहा हूँ तो मैं जब तक मैं कहीं भी अपने आप को किसी न्यूट्रल या अर्थिंग से कांटेक्ट में नहीं आऊँगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा, यानी उसको अपने आप में पूरी जानकारी होती है। तो कुल मिलाकर के हमें आधी अधूरी जानकारी में हमें उसके ऊपर बहुत जल्दी में अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। यानी जब हमें पूरी तरह से पता हो तभी हमें उस पर एक्शन लेना होता है। जिस इक्विपमेंट पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर भी, यानी हम जिस भी पोजीशन में उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पर एक प्रॉपर स्पेस होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी हमें कुछ गैस पहले ही लगा करके रखने होते हैं कि किसी वजह से शॉक लगता भी है तो मुझे अपने आप को कैसे सेव करना है। यहाँ भी मैं यदि आपको थोड़ा सा उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस पे देखूं तो यदि वहाँ पर वो एक चेयर पे होता है, यानी एक अलग पोजीशन पे होता, तो शायद उसको एक इलेक्ट्रिसिटी का झटका
लग करके वो अपने आप को अलग कर सकता था। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वो एक ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ था, यानी वो चारपाई पे ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ था कि आगे की तरफ सिस्टम पड़ा था, पीछे दीवार आ गई, यानी वो बीच में ऐसी जगह सेट हो गया कि वो चाह करके भी वहां से नहीं निकल सकता था। तो यानी हमें काम करने के टाइम पे ये पोजीशन भी, यानी ये भी अपने आप को देख करके रखना चाहिए कि यदि मुझे किसी वजह से करंट लगता है तो मैं अपने आप को कैसे सेव करूंगा। यदि हम कहीं पर लाइन पर काम कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी लाइन पर काम कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर अकेले काम करने से अवॉइड करना चाहिए, यानी हमारे साथ कोई ना कोई एक बंदा जरूर होना चाहिए, ताकि यदि करंट की यानी शॉक की संभावना बनती भी है तो कम से कम वो लाइन को डिस्कनेक्ट कर दे। एक्चुअली मैं लगभग 35 साल से इस मेंटेनेंस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में बहुत सारे ऐसे अनुभव लिए हैं, यानी बहुत सारे ऐसे हादसे देखे हैं, और ज़्यादातर यदि हम उनको गौर से देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जिसको करंट लगता है उसका भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कहीं ना कहीं उसकी भी अपनी गलती होती है। हालांकि गलती कोई जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन जब हमें किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है तो इस टाइप की सिचुएशन बनना स्वाभाविक है, यानी इस टाइप की सिचुएशन बन जाती है। तो हमें, मेरा पर्पस भी सिर्फ यही है कि हम उस टाइप की सिचुएशन ना बनने दें, हम अपने आप को पहले से ही अलर्ट रखें, यानी हमारे से जो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं हमें उनको अवॉइड करना ज़रूरी होता है। मेरा भी ये प्रोग्राम चलाने का यही एक मकसद है कि कम से कम हम इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के हम उन छोटी छोटी गलतियों से बच सकते हैं, यानी हम थोड़ा सा उसमें ध्यान देंगे तो हम उस टाइप की गलतियों से बच सकते हैं जिनकी वजह से, यानी जिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से कई बार कुछ लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये पर्टिकुलर ब्लॉग यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन पर, यानी जो टेक्निकल लोग हैं, ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके बारे में ये छोटी छोटी चीज़ें जानते हैं। यह ब्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए समर्पित है जो इंडस्ट्री में रोजगार पाने के बाद जिन्हें इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड इक्विपमेंट पर काम करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी उन्हें वो मशीन रन करनी पड़ती है। तो उन्हें कम से कम पहले ही यदि थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो उनके लिए ये चीज़ कहीं ना कहीं एक वरदान से कम नहीं होगी। ये ब्लॉग स्पेशल उन लोगों के लिए समर्पित है जो इंडस्ट्री में रोजगार पाने के बाद जिन्हें इंडस्ट्री में जाकर के इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए काम करना पड़ता है, यानी उन्हें वो मशीन रन करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं यदि उन लोगों को थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी होगी तो वो बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। वैसे तो इंडस्ट्री में और बहुत सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम इस ब्लॉग में सिर्फ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पॉइंट पर ही डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम जैसे जैसे आगे चलेंगे हम उसी के हिसाब से वहाँ पर हम उस टाइप की सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में साथ साथ बात करेंगे। जब भी हम कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें स्टार्टिंग में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे फोकस के साथ हमें उस पर्टिकुलर जो मशीन हम रन करने वाले हैं या जो भी हम प्रोसेस चलाने वाले हैं, हमें उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेनी ज़रूरी होती है। यानी हमें वहाँ पर अपना टाइम पास नहीं करना है, बल्कि हमें उसे पूरे कंसंट्रेशन के साथ अटेंड करना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग कहीं ना कहीं हमारी
सेफ्टी से भी लिंक करती है। हम मशीन को जितना डीपली समझने की कोशिश करेंगे हम उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे। यानी हमें उस मशीन के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी लेनी जरूरी होती है। और यदि हमें कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें मेंटेनेंस से रिलेटेड पर्सन या अपने लाइन लीडर से बात करके हमें उस कन्फ्यूज़न को दूर करना होता है। क्यों? वहाँ पर हमें ये सोचना है कि इससे मेरी अपनी सेफ्टी जुड़ी हुई है। मशीन पर काम करने के साथ साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी ज़रूरी होती है। यानी उस मशीन की छोटी छोटी प्रॉब्लम को हमें मेंटेनेंस से ऊपर डिपेंड ना हो करके हमें उसे खुद करना चाहिए। इंडस्ट्री में जब हम इस टाइप से अपनी लगन से मेहनत से छोटे छोटे काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं घर पर भी छोटे मोटे काम करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी वहाँ पर भी हमें किसी दूसरे पे डिपेंड होने की बजाय हम छोटे मोटे काम अपने आप कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी लगन मेहनत के साथ उन्होंने एक अच्छा मकाम हासिल कर लिया होता है। यानी कंपनी को यदि कोई अच्छा एम्प्लॉइज़ है, हर कंपनी को एक अच्छे एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होती है। यानी यदि आपके पास हुनर है तो आपको कहीं भी डरने, घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी हमारी अपनी वहाँ पर एक वैल्यू होनी चाहिए कि यानी वैल्यू का मतलब ये होता है कि यदि मैं 2 दिन छुट्टी पे जाऊँ तो वहाँ पर महसूस होना चाहिए कि यार वो बंदा छुट्टी पे है, यानी उसके बिना काम सफ़र हो रहा है। यदि हम 10 दिन भी छुट्टी चले जाएं, यदि कंपनी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि मेरी वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। यानी हमें कुछ ना कुछ अपने आप को एक पॉजिटिव सोच करके, कुछ ना कुछ सोच करके आगे बढ़ना होता है। और इस टाइप के लोग, इस टाइप की सोच रखने वाले लोग बहुत जल्दी अपनी एक पहचान बना लेते हैं। और यदि इंडस्ट्री में कोई अच्छा काम करता है तो उसे आगे बढ़ने के भी पूरे मौके मिलते हैं। यानी वो उसके भी आगे प्रमोशन के पूरे पूरे चांस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी लाइन में काम करने के लिए हमें टूल्स हमेशा अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। यानी अच्छी कंपनी के टूल्स के साथ ही हमें लाइन में काम करना चाहिए, जो कि हम पिछले ब्लॉग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन टाइम की भी पाबंदी है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी लाइन में बहुत सोच समझकर, बहुत अटेंशन के साथ, यानी हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके पूरी सावधानियां लेकर के ही हमें वहाँ पर काम करना है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम सेफ्टी से रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे वो साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे। आगे भी हम टाइम पर सेफ्टी से रिलेटेड पॉइंट पर डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अगले ब्लॉग में हम घर की वायरिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी जो पावर हाउस से सप्लाई हमें मीटर के इनपुट में मिली थी, यानी वहाँ पर हमने स्टडी में देखा था कि पावर हाउस से जो सप्लाई आई थी वो हमने मीटर के इनपुट में कनेक्ट कर दी थी। अब उस मीटर के आउटपुट से लेकर के हमें घर के अंदर वायरिंग कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।